हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम फिज़िक्स का टॉपिक वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बेस पे हम कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके कमीशन को क्लियर करने में। अभी चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यू कैन रीड हियर, when the force retards the motion of body, the work done is 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, या फिर जो डी है पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो फोर्स है वो आपको रिटार्डिंग दे रखी है। रिटार्डिंग का मतलब क्या है, जो उसमें फोर्स है वो डिक्रीज़ कर रही है। फोर्स डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एफ होगा आपके पास क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। जब एफ आपके पास नेगेटिव है तो आपके पास जो वर्क डन है वो भी आपके पास क्या आएगा, वो भी आपके पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा वो भी आपके पास। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज, a man pushes a wall and fails to displace it. He does option A negative work, option B positive but not the maximum work, option C no work at all, option D maximum positive work। कोई आदमी है वो वॉल को पुश कर रहा है और वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, वॉल है डिस्प्लेस नहीं करेगी, तो वो वहाँ पे वर्क डन कैसा होगा जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। आपको ऑप्शन दे रखा है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज नो वर्क एट ऑल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस 0 है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपके पास एफ क्रॉस एस, तो ये इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया, दैट इज द नो वर्क। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ बॉय कैरिंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज डूइंग नो वर्क। दिस स्टेटमेंट इज, मतलब एक बच्चा चल रहा है रोड पे और उसके सिर पे कुछ उसने उठा रखा है, समथिंग बॉक्स इज देयर ऑन हिज हेड, तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एक रोड के ऊपर मूव कर रहा है एंड ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी है। ऑप्शन ए है, दैट इज़ ये आपके पास करेक्ट है, या फिर बी इनकरेक्ट है, या फिर सी पार्शली करेक्ट है, या फिर डी कांट से। इनमें से करेक्ट वाली आपकी कौन सी है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है नहीं है। तो आपकी जो करेक्ट है दैट इज़ ऑप्शन ए करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपके पास वर्क डन, इसमें आपके पास जो वर्क डन है वो 0 है, क्योंकि जो आपके पास जो बॉय है ही इज़ मूविंग दिस वे, और जो उसका जो वेट है, जो उसने बॉक्स उठा रखा है, वो आपके पास इस तरफ को लग रहा है, तो ये जो आपके पास एंगल है वो 90 डिग्री का है। सो दिस इज़ फोर्स, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, एंगल आपके पास आया 90 डिग्री, तो आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉज थीटा, यानी कि कॉज 90 डिग्री। सो ये आपके पास क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, नो वर्क is done if options are displacement is 0, force is 0, force and displacement are mutually perpendicular, and D is all of these। इनमें से कहाँ पे है जो वर्क डन हमारा 0 होता है। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही, जो F इज इक्वल टू हमारे पास आ गया F, जो हमारे पास जो वर्क डन है, दिस इज़ द वर्क डन,
वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर हमारे पास एस ज़ीरो हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तब भी वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अगर हमारे पास फोर्स ज़ीरो है तब भी हमारे पास वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अगर हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री आ जाए तब भी हमारे पास वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। यानी कि तीनों की तीनों ऑप्शंस ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ओके गाइज, now the question number 5 is, question number 5 है a particle is taken round a circle by application of force, the work done by the force is। इसमें आपके पास जो पाथ दे रखा है वो क्या, आपके पास सर्कल है जिसमें आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है। सो द वर्क डन कितना होगा वहाँ पे, ए पॉजिटिव नॉन ज़ीरो, बी है नेगेटिव नॉन ज़ीरो, सी है ज़ीरो, या फिर डी है नन ऑफ दीज। इसमें चारों में से कौन से वाला आपका करेक्ट होगा। अब इसमें सोचने वाली बात है, यहाँ पे सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि सर्कल में आप जहाँ से चलते हैं घूम फिर के, फिर आप ऐसे सर्कल में जहाँ से चलते हैं घूम फिर के वहीं पे आ जाता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसमें दोनों सेम होता है। तो सर्कल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास ज़ीरो हो गया तो आपके पास वर्क डन भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो जिसमें करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज़ सी, दैट इज़ ज़ीरो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the work done in stretching a spring of force constant K from length L1 and L2 is। आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए है आपके पास K ब्रैकेट L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, बी ऑप्शन है हाफ K ब्रैकेट L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, सी ऑप्शन इज K L2 माइनस L1 एंड डी ऑप्शन इज K/2 L2 प्लस L1। इनमें से आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ये आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप वर्क डन, सॉरी यहाँ के पास आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है इस केस में, हाफ K L2 स्क्वायर माइनस K L1 स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आप हाफ K को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर आ जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, जो कि आपके पास अगर आप ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज़ बी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, दैट इज़ अ हाफ K L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज a body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meter in it given by the relation s is equal to 1/3 t square। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपको, डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दे रखा है 1/3 t square, where t is in second, work done by the force in 2 second is। इसमें आपको वर्क डन निकालना है। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3/8 जाउल, 8/3 जाउल, 19/5 जाउल एंड द 5/19 जाउल। इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पे मास गिवन है दैट इज़ 3 kg। इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर, और आपके पास टाइम गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको निकालना क्या है, आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है आपके पास। सिंपल, आपको क्या निकालना है, आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए, आपके पास फोर्स होनी चाहिए, अब वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस आपको यहाँ पे दे रखा है 1/3 t स्क्वायर, ये आपको दे रखा है डिस्टेंस 1/3 t स्क्वायर। डिस्टेंस है आपके पास, सॉरी आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1/3 t स्क्वायर, और आपको टाइम कितना गिवन है, टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड, तो इंटू टू आपके पास कितना आ गया 4/3 मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया।
अब हमें निकालनी है यहाँ पे फोर्स। तो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे फोर्स निकालनी है। तो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स के लिए हमें चाहिए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हमें दे रखा है, मास हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन हम अभी निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन हमें कहाँ से निकलेगी? डिस्टेंस से जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो आपको क्या दे रखा है? 1/3t²। अगर इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकलाएगा, यानी कि d²s/dt² अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो अगर हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2/3, यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया? 2/3। तो ये रहा हमारे पास एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स निकल आएगी। तो हमारे पास फोर्स कितनी हुई? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारे पास 3, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला है, एक्सेलरेशन हमारे पास निकला है 2/3। सो द 2 न्यूटन इज़ द फोर्स। और हमने पीछे आपके पास डिस्टेंस निकाला था। डिस्टेंस वाज द कि 2 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया था? वो 4/3 मीटर। तो ये आपके पास फोर्स है, 2 सेकंड में कवर की हुई। सॉरी, ये आपके पास फोर्स है जो 2 सेकंड के लिए लग रही है, और ये आपके पास डिस्टेंस है जो कि 2 सेकंड में उसने कवर किया है। तब आपके पास वर्क डन क्या आ गया? फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि आपके पास वर्क डन आ जाता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। मतलब फोर्स आपके पास कितनी निकली है? 2 न्यूटन इंटू जो डिस्टेंस है आपके पास वो निकला था 4/3 मीटर। तो इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया? 8/3 न्यूटन मीटर, यानी कि जॉउल। तो ये 8/3 आपके पास कौन से वाला है? दिस बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F is equal to Cx. This is a force we have given here. From x0 to x is equal to x1. ये आपके पास फोर्स से रखी है Cx, और आपके पास डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके x1 तक है। तब आपके पास वर्क डन इन द प्रोसेस कितना आपके पास वर्क डन होगा? ए ऑप्शन है आपके पास Cx1², बी ऑप्शन है हाफ Cx1², सी ऑप्शन इज 2Cx1², और आपके पास डी ऑप्शन है यहाँ पे 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है आपको उसकी लिमिट बता रखी है कि वो इनिशियल से लेके फाइनल तक कहाँ से कहाँ तक है। तो वो आपके पास है 0 से लेके x1 तक। तो हम मतलब यहाँ पे अब कैसे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन वाला, जहाँ पे आपको लिमिट दे रखी है 0 से x1 तक की। तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कि जो हमारे पास वर्क डन है दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन। आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 0 से x1 तक का f dx। आपके पास ये आपके पास वर्क डन आ गया। अब यहाँ पे आप f की वैल्यू आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आप f की वैल्यू भरी। f आपको कितना है दे रखा हुआ? f यू हैव गिवन द f इज इक्वल टू Cx। तो यहाँ पे आप भरेंगे Cx dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास आ गया 0 से x1 Cx dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आ जाएगा हाफ Cx², और लिमिट आ गई आपकी 0 से x1 तक। वन अपॉन 2 Cx², 0 से x1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 Cx1²। ये आपके पास आ गया।
W इज इक्वल टू हाफ सी एक्स वन स्केयर, यानी कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, दैट ऑप्शन इज बी, हाफ सी एक्स वन स्केयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Question number 10 is a ball of mass m moves with the speed v and strikes a wall having infinite mass and it returns with the same speed. Then the work done by the ball on the wall is, क्या कितना आपके पास वर्क डन होगा? ऑप्शन ए इज़ द 0, बी इज़ द mv joule, c is the m upon v joule and d is the v upon m joule. Which is the correct option here? इसमें आपके पास जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू आपके पास 0 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ W रिप्रेजेंट्स द वर्क डन देन मैच द टू कॉलम्स। नीचे आपको 2 कॉलम्स दे रखे हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो ए पॉइंट है दैट इज गिवन द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी, बी ऑप्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सी इज द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the acceleration and D is the object is stationary but the point of the acceleration of the force moves on the object। जहाँ पे आपको सेकंड कॉलम की तरफ आपको दे रखा है वर्क डन इज इक्वल टू 0, वर्क डन इज लेस देन 0 एंड वर्क डन इज द मोर देन 0। अब इनमें से आप मैच करिए ए बी सी डी को, जो सेकंड कॉलम के 1 2 3 पॉइंट है, तो इनमें से कौन से वाले आपके सही मैच करेंगे? ये रहे आपके पास ऑप्शन ए बी एंड सी। आप मेरी वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से देख लिए कौन से वाला जो फर्स्ट कॉलम के ऑप्शन है वो सेकंड वाले कॉलम के साथ मैच कर रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज बी। जो आपके पास ए है वो आपके पास 3 से बिलोंग करेगा। वेट, अब आप देख सकते हैं आराम से। इसमें जो आपके पास बी, मैंने बोला बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो ए है वो आपका जाएगा 3 की तरफ। जो ए है वो आपका मिलता है 3 को, मतलब फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी। जब आपके पास क्या होगा, वर्क डन मोर देन 0 होगा। बी है आपके पास, बी आपके बिलोंग करता है 1 को, यानी कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जब आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास 0 आएगा। नेक्स्ट जो सी है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। ये दोनों पॉइंट्स को जाता है 2 एंड 3, ये दोनों के लिए जाता है द सी पॉइंट। वर्क डन लेस देन 0 और वर्क डन मोर देन 0 दोनों हो सकते हैं। द डी इज द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो उसमें वर्क डन वैसे 0 आ जाएगा। तो ये जो डी है ये आपका बिलोंग करता है ए को। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन undergoes a displacement of s is equal to the 2i plus 3j, while a constant force F is equal to 5i plus 2j acts on the particle. The work done by the force F is क्या होगा? 17 जॉल, 18 जॉल, 16 जॉल या फिर 15 जॉल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वहाँ से आपके पास वर्क डन निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास F डॉट एस करके हमारे पास आएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो यहाँ पे आपके पास 2i प्लस 3j डॉट 5i प्लस 2j आ जाएगा। अगर हम आई वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 10 प्लस जे वालों को हम करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, दैट इज़ द 16 जॉल। तो आपका वर्क डन क्या है? 16 जॉल, जो आपका करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर इज जो सी, दैट इज़ द 16 जॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है राइट साइड पे. द क्वेश्चन इज अ फोर्स F एक्टिंग on an object varies with distance x as shown here. The force is in n and x in मीटर. फोर्स जो यूनिट है वो न्यूटन में दे रखी है, जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है. सो द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इजकल टू 0 टू x इजकल टू 6 इज, आपको यहाँ साइड में ग्राफ दे रखा है फोर्स और डिस्टेंस के बीच का. ठीक है, आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है. इजी है आपके पास. यहाँ पे एक तो आपको एक स्केयर दे रखा है, एक तो यहाँ पे ये आपको स्केयर दे रखा है, यहाँ पे आप स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, और दूसरा आपको ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे आप ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन इज इक्वल टू होता है हमारे पास एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. जो हमारे पास वर्क डन होता है वो इज इक्वल टू एरिया होगा. तो यहाँ पे हम इनका एरिया निकालेंगे. ये हमारे पास स्केयर का और ये जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका हम एरिया निकालेंगे. करेक्ट, बहुत इजी है. स्केयर का एरिया आपके पास क्या होता है, जो स्केयर है उसका एरिया क्या हो गया हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 3. फिर आपके पास जो ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या हो गया 1/2, जो इसका परपेंडिकुलर है इंटू जो इसका बेस है. इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं. 1/2 इसका परपेंडिकुलर है 3 और इसका बेस भी हमारे पास 3 है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 13.5, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a particle describe a horizontal circle of radius 0.5 meter with uniform speed. The centripetal force acting is the 10 Newton. The work done in describing a semicircle is, options are 0, 5 joule, 5 pi joule and the 10 pi joule. इसमें आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है वो क्या है, आपके पास जो सर्कल है जिसके अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वो वाला सर्कल क्या हॉरिजॉन्टल है. और जो सेंटीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो 10 न्यूटन एक्ट कर रही है. यानी कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर आएंगे. ये आपके पास फोर्स एक्ट कर रही है और ये हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. यानी कि जो F है और जो S है, जो F है और जो S है उनके बीच का एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री है. तो जब एंगल इनके बीच का 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos 90, यानी कि दैट इज इक्वल टू 0. तो आपके पास आंसर आता है A इज इक्वल टू 0. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. एक तो आपको कोई कंडीशन दे रखी है और उसके ऊपर आपको मतलब एक आपको स्टेटमेंट दे रखी है और दूसरा आपको स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे रीज़न दे रखा है. यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आपको असर्शन एंड रीज़न यू हैव गिवन है दिस. आपको यहाँ पे असर्शन में क्या दे रखा है कि द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर. यहाँ पे क्लोज लूप की बात करें कि क्लोज लूप है तो वहाँ पे अगर आप बॉडी मूव करती है तो उसका वर्क डन हमारे पास 0 आएगा. अपने रीज़न क्या दे रखा है, रीज़न में दे रखा है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स. इन्होंने इसका रीज़न दे रखा है. अब नेक्स्ट आपको 4 ऑप्शंस चारों के चारों रीड करने, उसको बताने से कौन सा वाला करेक्ट है. इसमें आपको असर्शन और रीज़न दोनों के बारे में बताया हुआ है कि कोई करेक्ट है, कोई इनकरेक्ट है, कोई पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है. तो आप पहले नीचे के इनके ऑप्शंस रीड करिए. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट द assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for the assertion. आप ये बता सकते हैं ऊपर पढ़ के कि ऊपर जिन्होंने बोला है कि वर्क डन है क्लोज लूप के अंदर आपके पास 0 आएगा, तो उसका रीज़न क्या ये है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स. जो वर्क डन है फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है. तो वर्क डन फोर्स के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन
फोर्स के ऊपर अगर डिपेंड करता है तो वर्क डन ज़ीरो कैसे हुआ? ये इसके लिए जो रीज़न है वो एज अ स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है उसके लिए करेक्ट रीज़न नहीं है। अब कहते हैं बी, जो असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट, बट द रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आपके पास सी आता है असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ इनकरेक्ट, और डी आता है असर्शन इज़ इनकरेक्ट एंड द रीज़न इज़ करेक्ट। असर्शन भी आपका करेक्ट है, रीज़न भी आपका करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इसका रीज़न है, रीज़न क्या है आपके पास कि आपके पास जो क्लोज्ड लूप है तो उसके लिए आपके पास वर्क डन आपके पास ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ये इसका करेक्ट रीज़न होगा। लेकिन इन्होंने रीज़न में क्या दे रखा है कि जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स। ये एज ए स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन आया वो आया बी, assertion is correct, reason is correct, but the reason is not a correct explanation for the assertion. थैंक यू वेरी मच गाइस, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। इसके बाद हम नेक्स्ट और इसको प्रोसीड करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लग रहा है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा फॉर योर कमीशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।